हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो आज सीएमए फाइनल डीटी का पेपर था। इसके मोस्टली एमसीक्यू के आंसर्स देख लेते हैं। जो ओवरऑल पेपर था एवरेज मैं कह सकता हूँ, ना ज़्यादा बहुत हार्ड था ना जो बहुत ज़्यादा इजी। जो हमने एबीसी एनालिसिस में एक्सपेक्टेशन करी थी लगभग लगभग थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ था सेकंड क्वेश्चन और जगह पर। बट हमारे एबीसी एनालिसिस में जो भी बातें हमने करी थी वो सभी सही निकली है। जैसे मैंने आपको पेनल्टी के अमाउंट और अपील्स के बारे में भी पढ़ने को बोला था, जो लास्ट कल का शॉर्ट्स देख सकते हो, उसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिले। एडवांस टैक्स आईसीडीएस का भी मैंने आपको एमसीक्यू बोला था कि ज्यादा या तो 7 मार्क्स या एमसीक्यू, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिले। तो पेपर तो पूरा एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है। चलिए देखते हैं इनके फटाफट से आंसर्स क्या क्या होने चाहिए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गणेश का है, जो कि टोटल इनकम 3,50,000 है। और इनकी इनकम के बारे में और भी डिटेल देख लेते हैं। फाइनेंस ड्यूरिंग द सेम ईयर ही इनकर्ड, उन्होंने 1,40,000 ईच, मतलब 1,40,000 खुद पर और 1,40,000 वाइफ पर, 2,80,000 रुपीज फॉरेन ट्रेवल पर खर्च कर दिए। पूछ रहे रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है कि नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ती है अगर 2 लाख से आप ज्यादा अपने खुद के फॉरेन ट्रेवल या अपने किसी रिलेटिव के फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंसेस करें तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। तो इसका सही आंसर सी है। सीधा लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, उन्होंने अपना एडवांस टैक्स वगैरह डिपॉजिट कराया। देखिए टोटल 10 लाख था, उसमें से 2 लाख लेस कर दो तो बच जाता है 8 लाख। यहाँ पे 234 सी का इंटरेस्ट पूछा गया है, तो वही 15%, 45%, 75% एंड 100% निकालना है। तो एंड में जाकर के तो देखें तो इनका पूरा जमा हो चुका है, तो इस वाला जो लास्ट वाला इसका तो इंटरेस्ट आएगा नहीं। बाकी इन तीनों का आएगा। शॉर्ट पर फॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स आपको ये करना है। और इसका सही आंसर बी निकल रहा है 3,600। जी हाँ, मैंने निकाल भी लिया है, कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेव ट्री चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12 AB में रजिस्टर्ड है। और इनकम टैक्स है, टोटल डोनेशन जो है 15 लाख का मिला है। और एनोनिमस डोनेशन है, हाउ मच एनोनिमस डोनेशन इज टैक्सेबल। तो 115 बीबीसी सेक्शन यहाँ पे लगेगा एनोनिमस डोनेशन के लिए। और हमने देखा था वहां पर आपको क्या करना होता है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन, ठीक है। और सेकंड आपको करना होता है 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहां पर टोटल डोनेशन कितना है, 15 लाख रुपीज का टोटल डोनेशन है। तो यहां पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 15 लाख का 5% करना है, तो ये 75,000 आ जाएगा। और ये 1 लाख, दोनों में से हायर लेना है। ये तो क्या होगा, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। अभी इसकी कैलकुलेशन मैंने करी है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर तो हमने दे दिया। ये कौन सा है, थर्ड। थर्ड का आ रहा है आंसर बी, ठीक है। दोनों में से हायर 1 लाख आ गया, तो ये तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल रेट से। नॉर्मल डोनेशन का जाके पार्ट बन जाता है, हम फॉर्मेट देखते हैं। तो 2.5 लाख टोटल है, उसमें से 1.0 लाख तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1.5 लाख बचा, इस पे 30% का टैक्स लग जाएगा। तो सही आंसर इसका बी आएगा। उसके बाद एस्टिमेट लमसम एडिशन ऑफ 5 लाख for admitting low gross profit in the assessment of Boyce and Company. What is the time limit for filing appeal before कमिश्नर अपील्स। तो यहाँ पर देखो अपील से एमसीक्यू था ये, और आपको जो अपील फाइल करनी होती है वो 30 डेज में करनी होती है। बट यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन थे। देखो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर टू दी असेसी। तो देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा अभी, क्योंकि लेटेस्ट अभी बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर डी हो सकता है, फर्स्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू दी असेसी। और फिर अल्टरनेटिवली ए भी इसका आंसर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस भी हो सकता है। असेसमेंट ऑर्डर से तो कोई होता नहीं है, तो ए तो इसका गलत आंसर है, ये भी इसका गलत आंसर है। अब नोटिस ऑफ डिमांड अगर देखें तो डिमांड नोटिस निकला है ओनली, और ये ऑर्डर निकला है। तो दोनों में फर्क है थोड़ा, तो ऑर्डर मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएसी जाता है, तो डी कुड बी दी राइट आंसर। ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा इसका। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग डी है। अगर आपकी एजम्पशन अलग है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
डोमेस्टिक कंपनी है, मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर हुई है, फेल्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू व्हेन आस्क्ड बाय द असेसिंग हाउ मच वुड बी द पेनल्टी लेविएबल। तो ये तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो पेनल्टी लगती है हमारी 271 जी में। तो डी इज दी करेक्ट आंसर, फिफ्थ का डी, हाँ बिल्कुल सही है, डी ही आ रहा है हमारा भी। फिर टाइमली पेमेंट कर दिया किसी ने टैक्स का जिस वजह से इंटरेस्ट ना लगे, तो ये तो अच्छा काम है ना, ये टैक्स मैनेजमेंट है, प्लानिंग है क्या, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट कहलाता है। तो टैक्स मैनेजमेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एज पर दी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो आईसीडीएस तो देखिए क्या होता है, आईसीडीएस वहीं लगता है जहां अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा हो। गोइंग कंसर्न भी इसमें एक अजम्पशन है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी है। हमने स्पेसिफिकली नोट में भी लिख रखा है कि ये मटेरियलिटी कंसेप्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द एग्रीगेट मॉनेटरी लिमिट फॉर फॉरेन असेट नॉट रिपोर्टेड इन द आईटीआर। मतलब अगर आप फॉरेन असेट को रिपोर्ट ना भी करो तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी, उसकी लिमिट क्या है। यहाँ पे पेनल्टी नहीं पूछी, पूछा है असेट की वैल्यू कितने तक हो मूवेबल असेट की, कि पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 20 लाख इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट किसको सीज नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात, स्टॉक इन ट्रेड, आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हैं। एटॉम लिमिटेड एक कंपनी है, सब्सिडरी है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स आगे जो है ट्रांसफर करा टू प्रोसेस फर्दर एंड मैन्युफैक्चर है फाइनल प्रोडक्ट, ताकि वो आगे फर्दर प्रोसेस कर पाए और फिर फाइनल प्रोडक्ट बना पाए। तो डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन एटम लिमिटेड एंड बुल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग आंसर लोगों की अजम्पशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ये मैं कहूं तो। अब इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, आपके पास में अगर कंपेरेबल ट्रांजेक्शन अवेलेबल हो तो कप मेथड लग सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने बना के जस्ट उसको दे दिया है, तो अगर इसका कंपेरेबल ट्रांजेक्शन हो तो लग सकता है, बट मैं उसको इग्नोर करता हूँ। कॉस्ट प्लस मेथड तो आप तब लगता है जब आप बना के कंप्लीटली सामने वाले को दे देते हो, तो कॉस्ट प्लस मेथड मुझे नहीं लगता यहाँ लगेगा, बट इसका आंसर कई लोग सोच सकते हैं कॉस्ट प्लस मेथड हो, मुझे ये नहीं लगता। प्रॉफिट स्प्लिट तो बिल्कुल ही नहीं लगता। मुझे सही आंसर डी लगता है। ऐसा क्यों, एक आपके इंडिको और चको का क्वेश्चन है, उसमें देखना कि एक ने बना के दूसरे को दिया है, एक प्रोसेसिंग एक जने ने करी, फिर दूसरी प्रोसेसिंग दूसरे ने करी, तो अगर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे टीएनएमएम लग जाना चाहिए, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, बट ये ओनली न्यू, बिल्कुल ट्रांजेक्शन इंडस्ट्री में हो ही नहीं रहे, उन्हीं के केस में लगता है। तो ये एक सही आंसर हो सकता है। यहाँ पर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए मैं कब भी लगा सकता हूँ और कॉस्ट प्लस भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सेमी फिनिश प्रोडक्ट भेजा है विच वॉज यूज बाय बुल टू प्रोसेस फर्दर एंड मैन्युफैक्चर टू डिटरमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैं आपको अब लास्ट आंसर बता रहा हूँ, एक तो कॉस्ट प्लस मेथड अल्टरनेट आंसर दो बता रहा हूँ, और एक टीएनएमएम मेथड, ये दोनों मुझे लग रहे हैं कि इसके सही आंसर हो सकते हैं। पीएमक्यू ने एपीए के लिए अप्लाई करा एंड एपीए वाज एंटर्ड इनटू दिस डेट फॉर विच फाइनेंशियल ईयर एपीए। तो एपीए जिस भी ईयर में आप अप्लाई करते हो वहां से 5 इयर्स तक रहता है, तो एप्लीकेशन वाला ईयर ये रहा 25 26। 11th में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11th में हमारा आंसर भी ये आ रहा है। तो आपने अप्लाई करा उसी से, एंटर वाले से नहीं, एप्लीकेशन वाले ईयर से, तो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कंपनी असेसमेंट वाज एनहांस्ड बाय ऑफिसर 210 लाख से इनकम बढ़ा दी गई। ट्रांसफर प्राइसिंग, एडिशनल इनकम टैक्स पेबल, सेकेंडरी एडजस्टमेंट अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको 20.9664% का जो है टैक्स देना होता है, 20.9664%। 4402,944, ये डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, जब अलग अलग जगह पर सेम पर्सन की इनकम टैक्सेबल हो रही हो। इनकम ऑफ द मोर देन वन कंट्री, बी इज द करेक्ट आंसर। ओईसीडी मॉडल टू डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है तब लगता है। इंडियन कंपनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाया, क्लेम करी डिडक्शन, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, कार तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे। हाँ ये
ये सी इज द करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। यस गार इज एप्लीकेबल ना, ये भी नहीं होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे का पेपर देख लेते हैं। एमसीक्यू के आंसर तो हो ही गए। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट मैंने आपको देखिए बोला भी था, एबीसी एनालिसिस में वही आया। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर एज सच नहीं था। यहां पर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन, ये सारी चीजें थी। आपको ये ट्रीटमेंट्स करने थे। थोड़ा पीजीबीपी की नॉलेज भी चाहिए थी और कुछ पार्टनरशिप फर्म की भी चाहिए थी। एवरेज क्वेश्चन था। ये टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन आता है, तो जो एज एक्सपेक्टेड टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन आया, जिसमें आपको थोड़ी डिडक्शन की नॉलेज भी रखनी थी। और सेल करा है इसने, तो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करी है। इंडिविजुअल है तो इसमें दो दो ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे कि उसको कौन सा ऑप्शन इंडेक्सेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवेलेबल होता है। खरीदी कब थी? जुलाई 23 में, ठीक है, तो वो वाला भी देखना था इसमें। और ये है प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन किसका है पूरा देख लेते हैं। अच्छा, डिडक्शन भी लग जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय का 30% वाला। यहाँ पर इनकम निकालनी है कंपनी की, और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 115 BAA भी लगाना था, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। कैपिटल गेन निकालना है, यूनिट 2 और यूनिट 1 इस्टेब्लिश्ड इन दिस ईयर, और द कंपनी ट्रांसफर्ड यूनिट स्लम सेल। देखिए कल के शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो। काफी टाइम से मुझे लग रहा था स्लम सेल आना चाहिए। स्लम सेल इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों का ये हो गया होगा, बताइए कि ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में ये एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी मुझे लग रहा है। जो मैचेस खेलने आता है, आर्टिकल लिखता है, उसकी इनकम्स जो है, एडवर्टीजमेंट की इनकम वो लेनी होती है हमको, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर था। चैप्टर 12A था यहाँ पर। चैप्टर 12 को इग्नोर करना है, ओके, इग्नोर करना है तो चैप्टर 12 मान सकते हैं हम, ठीक है। चैप्टर 12 इग्नोर करना था, ये अलग बात थी। और इसके बाद में कुछ यहाँ से आपके असेसमेंट के क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी का क्वेश्चन आ गया, और इनके ये इश्यूज है, ठीक है। आपको अपनी एडवाइस देनी थी इसके अंदर। और फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन है, आईसीडीएस का क्वेश्चन आ गया। देखो आईसीडीएस अब कंटिन्यूअसली आ रहा है। ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया। डीडीडबल मैंने लास्ट बताया भी था आपको कि एक थ्योरी आएगा और एक प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल इजी सा, जैसे हम करते आते हैं वैसा, ये कुछ भी न्यू नहीं है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कॉस्ट प्लस मेथड, यहाँ पे आपको लगाना होगा। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन में वही लगता है। इसके बाद में ठीक है, ये सारी चीजें। इंटरेस्ट इन कैपिटलाइजेशन वही सेम हमेशा की तरह, ये आपने कर ही लिया होगा। इस बार ये देखिए, ये मैट का क्वेश्चन आ गया, आसान इजी, इसको कर सकते थे अगर आपने वो छोड़ दिया हो असेसमेंट वाला क्वेश्चन। और एसोसिएट मानेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इजी लगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक अटेम्प्ट किया होगा। तो ये था पूरा पेपर। आप लोगों का कैसा पेपर हुआ और क्या मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जरूर से बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल की क्लासेस के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं www.gyansagarclasses.com या फिर cmacard.com को। थैंक यू वेरी मच।